रहा न्यूक्लियोफाइल। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर तुम बीच में मिरर लगाओगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का ये मिरर इमेज है। बस अंतर इतना है कि जिधर लिविंग ग्रुप के बदले क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप के बदले न्यूक्लियोफाइल, बाकी तो पूरा का पूरा मिरर इमेज है। सारे बॉन्ड का ये मिरर इमेज है। तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का सीआईपी प्रायोरिटी सेम होता है तो आर फॉर्म विल गिव एस फॉर्म और एस फॉर्म विल गिव आर फॉर्म। ये बात समझ में आ रहा? नाउ rate of SN2 is inversely proportional to the hindrance present at the carbon bonded to leaving group. Rate of SN2 is inversely proportional to the hindrance present at the carbon bonded to leaving group. जैसे ये तीन ग्रुप था, ये चौथा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मान ले यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल को किधर से अप्रोच करना है? नीचे से। यहां पर है ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन सोचो अगर ये तीनों ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप हुए जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा उस कार्बन को? बात समझ में आ रहा है? तो अगर कार्बन पे हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 हमेशा घटेगा, क्योंकि जब तक वो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक नहीं करेगा कार्बन पे या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाएगा, तब तक वो SN2 प्रोसेस नहीं शो कर पाएगा। जैसे मान लो तुमसे बोले कि SN2 रेट जैसे मान लो CH3 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप ग्रेटर देन CH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन के एटम है, 0 हिंड्रेंस मानेंगे। इस कार्बन पे कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप है, इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल हो गया। तो मिथाइल के आते ही हिंड्रेंस बढ़ा, जैसे ही हिंड्रेंस बढ़ा रेट क्या हो गया? घट गया। ग्रेटर देन CH3 लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इस कार्बन पे हिंड्रेंस बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ SN2 घटते चला जाएगा। ग्रेटर देन CH3 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। ये तो खैर SN2 शो करता ही नहीं है, इतना ज्यादा हिंड्रेंस हो गया कि SN2 शो करता ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट SN2 कभी शो नहीं करता। ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और 1 डिग्री में सबसे फास्ट 1 और 2 में फास्टेस्ट कौन? 1 डिग्री वाला, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस सबसे कम है। रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हिंड्रेंस प्रेजेंट एट द कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। ध्यान रखिएगा। अब देखो CH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप है, तो ये 1 डिग्री का कार्बन, 1 डिग्री का सबस्ट्रेट। लेकिन इस 1 डिग्री के सबस्ट्रेट पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप इतना बड़ा लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये भी SN2 शो नहीं करता। सिमिलरली नियोपेंटाइल सिस्टम CH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप है, तो ये भी 1 डिग्री का सबस्ट्रेट। लेकिन इस कार्बन पे इतना बड़ा ग्रुप जो लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, जिसके कारण इतना हिंड्रेंस आ जाता है कि ये भी SN2 रिएक्शन शो। ध्यान रखना, आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल सिस्टम नेवर शोज SN2 रिएक्शन। आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल सिस्टम नेवर शोज SN2 रिएक्शन। Isobutyl and neopentyl system never shows SN2 reaction. Isobutyl and neopentyl group never shows SN2 रिएक्शन। ऐसे सबस्ट्रेट नियोपेंटाइल सबस्ट्रेट SN2 कभी नहीं शो करता। आइसोब्यूटाइल सबस्ट्रेट भी SN2 कभी शो नहीं करता।
rate of SN2 is directly proportional to the stability of the transition state. Rate of SN2 is directly proportional to the stability of the transition state. जैसे न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन से जुड़ रहा था, लिविंग ग्रुप निकल रहा था, डेल्टा माइनस, यहां एक R लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है, इधर एक D लगा हुआ है. तो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हैज अनायनिक कैरेक्टर. ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हैज अनायनिक कैरेक्टर. SN2 का ट्रांजिशन स्टेट में अनायनिक कैरेक्टर होता है. समझ में आ रहा है? देयरफॉर any group which can show -I or -M increases the rate of SN2. -I -M SN2 का रेट बढ़ाता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में अनायनिक कैरेक्टर है. तो अगर -I अगर शो करेगा तो -I से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. तो अनायनिक कैरेक्टर के वजह से -I या -M का ग्रुप अगर लग गया तो वो SN2 का रेट हमेशा बढ़ाएगा, SN2 का रेट हमेशा इंक्रीज करेगा. जैसे मान लो कि एक यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है सिंपली, और वैसे ही एक सबस्ट्रेट एक और हम बता दिए कि लिविंग ग्रुप लगा हुआ है. मान लो यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है. किसका SN2 का रेट ज्यादा होगा? रेट ऑफ SN2, R ऑफ SN2 प्रोसेस किसका ज्यादा होना चाहिए? तो ध्यान दो, ये नाइट्रो क्या शो कर रहा है? -I शो कर रहा है. इस पे कोई -I नहीं लगा हुआ, लेकिन इस पे -I लगा है. मतलब कि इस कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसको ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा. रेट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा. सिमिलरली किसका रेट ज्यादा होना चाहिए? अगर यहां पर लगा हुआ है CH2 बॉन्डेड टू Cl और बेंजीन के रिंग पे ही लगा हुआ है CH2 बॉन्डेड टू Cl, लेकिन यहां पर हम लगा दिए मान लो एक नाइट्रो ग्रुप और यहां हम लगा दिए मान लो एक CH3 का ग्रुप. किसका SN2 का रेट ज्यादा होना चाहिए? किसका SN2 का रेट ज्यादा होना चाहिए? SN2 का रेट डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, इसका कम. -I या -M दो काम करता है. पहला काम तो ये करता है कि इस नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ाता है कि नहीं? और दूसरा काम ये भी करता है कि -I या -M इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ाता है. -I करेगा तो डेल्टा प्लस बढ़ेगा, और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ने के कारण न्यूक्लियोफाइल का कोलिजन का रेट यहां पर बढ़ जाता है. जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कोलाइड करेगा इस कार्बन के साथ उतना ज्यादा SN2 का रेट होगा. तो नंबर ऑफ कोलिजन हैपनिंग विद दिस कार्बन इंक्रीजेस, देयरफॉर द रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस. CH3 CH2 bonded to leaving group and CH3 C double bonded O bonded to CH2 bonded to leaving group. किसका SN2 का रेट ज्यादा? किसका SN2 का रेट ज्यादा? तो ये ग्रुप ओवरऑल क्या शो कर रहा? -I. कार्बोनिल क्या शो करता? -I. समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर कोई -I नहीं है. मच ग्रेटर रेट ऑफ SN2. कार्बन जिस लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और अगर उस कार्बन पे कोई कार्बोनिल आ गया C डबल बॉन्डेड O ग्रुप, रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. ध्यान देना, R bonded to carbon
ये H था, ये D था, धीरे धीरे लिविंग ग्रुप निकल रहा था, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। हम बोले थे कि जैसे ये R, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है ना, एक नीचे और एक ऊपर। तो ये प्लेन पे लाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर। R D ऊपर H नीचे, तो ये प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर ये sp2 प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर में एक p ऑर्बिटल होगा। तो ऑब्वियसली हम p ऑर्बिटल कहां बना रहे, ये वाला p कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल है। अगर ये sp2 ट्रांजिशन स्टेट है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक p ऑर्बिटल होना चाहिए ना। तो वो p ऑर्बिटल लाई कहां करेगा, जिधर से निकल रहा है, जिधर से जुड़ रहा है, उसी एरिया में ये p ऑर्बिटल लाई कर रहा है। ठीक, अगर इस r में बगल वाले ठीक कार्बन पे अगर एक और p ऑर्बिटल अगर मौजूद रहा तो क्या कर लेगा, ये ओवरलैप, रेजोनेंस, ओवरलैप, एंड दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। यस और नो, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। और ये भी एक कारण है कि यहां पर पाई बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड हो, तो इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी ट्रांजिशन स्टेट में p ऑर्बिटल है। ये दोनों p ऑर्बिटल क्या कर लेते, ओवरलैप कर लेते। समझ में आ रहा है। सो दिस ओवरलैप, अगर इस कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन पे, जैसे मतलब कि ये लिविंग ग्रुप के हिसाब से अल्फा कार्बन हो गया, और अगर बीटा कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड हुआ, जैसे ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड हुआ तो ओवरलैप इन द ट्रांजिशन स्टेट के कारण रेट ऑफ SN2 ड्यू टू, इफ देयर इज अ पाई बॉन्ड ऑन द बीटा कार्बन, देन ड्यू टू ओवरलैप ऑफ p orbitals in transition state, the rate of SN2 increases drastically. Rate of SN2 increases drastically. Clear? जैसे मान लो बोले CH3, CH2, CH2, Cl, और दूसरा बोले CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH2, Cl, कहां SN2 का रेट ज्यादा होगा, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा कार्बन पे पाई बॉन्ड, चाहे C डबल बॉन्डेड O आए या C डबल बॉन्डेड N या C डबल बॉन्डेड C, अगर यहां पाई बॉन्ड है तो PP का ओवरलैप होगा ही ट्रांजिशन स्टेट में, रेट ऑफ SN2 इसका ज्यादा होगा, इसका कम। SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। हम नहीं चाहते कि कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप वाला जो बॉन्ड है वो आयनाइज हो जाए। अगर आयनाइज हो जाएगा तो मैकेनिज्म ही चेंज हो जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव ऐसे ब्रेक कर गया अगर वो बॉन्ड, तो वो SN2 मैकेनिज्म रहेगा ही नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त अटैक करे उसी वक्त धीरे धीरे लिविंग ग्रुप भी निकले, ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ। सो इन SN2 वी डोंट रिक्वायर आयनाइजेशन। अगर हम लोग को आयनाइजेशन नहीं कराना है तो कौन सा सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा, पोलर प्रोटिक कि पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक कि पोलर एप्रोटिक। रिमेंबर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयनाइजेशन बहुत ज्यादा सपोर्टेड रहता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, दे आर हाईली पोलर सॉल्वेंट। तो कम पोलर वाला सॉल्वेंट अगर लोगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर लोगे, तो उसमें SN2 सबसे ज्यादा फेवर्ड रहेगा। सिंस एप्रोटिक सॉल्वेंट डज नॉट सपोर्ट ionization, therefore SN2 is much favored in aprotic solvent. Also, aprotic solvent increases the nucleophilicity of nucleophile. ये भी हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी एप्रोटिक सॉल्वेंट में बढ़ जाता है।
I माइनस लो वाटर में और I माइनस लो एसीटोन में। तो I माइनस को वाटर में लोगे तो चारों तरफ से I माइनस वाटर से घिर जाएगा, फिर I माइनस जुड़ेगा ही नहीं, सॉल्वेट हो जाएगा। लेकिन एसीटोन में अगर I माइनस को लोगे तो एसीटोन में I माइनस फ्री कंडीशन में रहेगा। तो दोनों चीज, और हमें चाहिए क्या कि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो अगर एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि आयनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और दूसरा चीज सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ा दिया, इसलिए एप्रोटिक सॉल्वेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा SN2 को। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग समरी क्या क्या लिखे SN2 के बारे में। फैक्टर्स सपोर्टिंग SN2। सबसे पहला फैक्टर लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रखो तब सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे ज्यादा सपोर्टेड रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो वही न्यूक्लियोफाइल H+ लेके निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन इज हाईली सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर पे किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड रहता है, तो SN2 भी लो टेम्परेचर पे ही फेवर्ड रहेगा। दूसरा, सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्या होता है 0 डिग्री? जब कोई कार्बन कोई दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा ही नहीं। CH3Cl, CH3Cl और CH3CH2Cl, हम लोग भले नाम दे देते हैं 0 डिग्री, लेकिन उसको भी 1 डिग्री में ही हम लोग काउंट करते हैं, खैर पहचानने के लिए। तीसरा, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। चौथा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट। पांचवा, किस टाइप का लिविंग ग्रुप होना चाहिए? वेरी गुड, मॉडरेट की पुअर? लिविंग ग्रुप, याद कर, लिविंग एबिलिटी। किस टाइप का लिविंग ग्रुप सपोर्ट करेगा SN2 को? अगर वेरी गुड लिविंग ग्रुप ले लिए तब तो कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा, और कार्बोकैटायन बन गया तो वो SN2 नहीं रह जाएगा। पुअर ले लिए तो किसी के अटैक से निकलने वाला ही नहीं है। मॉडरेट लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स SN2 मेजर। मॉडरेट लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स SN2। और मॉडरेट लिविंग ग्रुप में कौन कौन आ जाते हैं? Cl, Br, I, सारे हैलोजन, OAC, एसीटेट, OTS, OBS एटसेट्रा। याद करो, जब लिविंग ग्रुप ऐसा होता है ना 1 डिग्री के सबस्ट्रेट के साथ, SN2 सबसे ज्यादा सपोर्टेड रहता है। वही अगर लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन अगर होगा तो नाइट्रोजन तो तुरंत निकल जाएगा बिना किसी के अटैक का। कार्बोकैटायन बनना निश्चित है, और कार्बोकैटायन बन गया मतलब वो SN2 नहीं रहा। ये सारे फैक्टर्स SN2 के थे, ध्यान रखिएगा। SN1 लिखो, सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यहां भी हम लोगों को सबस्ट्रेट विथ अ लिविंग ग्रुप चाहिए। सबस्ट्रेट along with a living group is required along with a nucleophile। सेम रिक्वायरमेंट है, जो SN2 में रिक्वायरमेंट था वो SN1 में भी वही रिक्वायरमेंट है।
यहां पर भी ये मुझे एक ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए और उसको भी हम लोग साथ में न्यूक्लियोफाइल के साथ लेते हैं। समझ में आ रहा है? अगर न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया, SN2 हो गया। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट के असर से ब्रेक कर गया कार्बोकटायन और कार्बोकटायन में अगर ब्रेक कर गया, आयनाइज हो गया, अगर आयनाइज हो गया तो ये प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज SN1 प्रोसेस। ध्यान रखना, पहला स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बोकटायन गेट्स फॉर्म्ड इन द SN1। अगर आपको SN1 कराना है तो कार्बोकटायन बनाना पड़ेगा, और कार्बोकटायन बनाने के लिए ये बॉन्ड को आयनाइज करना पड़ेगा। बॉन्ड का आयनाइजेशन हमेशा पोलर सॉल्वेंट में पॉसिबल है। तो हम लोग सॉल्वेंट हमेशा क्या लेते हैं? पोलर, प्रिफरेबली पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयनाइजेशन सबसे ज्यादा सपोर्टेड रहता है। आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट को सॉल्वेंट में लिया गया, वो तुरंत ब्रेक कर गया, कार्बोकटायन और लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये सॉल्वेंट का काम हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना आयनाइज करा रहा है। सॉल्वेंट में किसी बॉन्ड का आयनाइजेशन, आरडीएस में नो रोल। यहीं पे लिख दिए, इन आरडीएस there is no role of nucleophile, या RDS is simply ionization। जो RDS SN1 में है वही RDS E1 में भी था। याद करो E1 कि पहले लिविंग ग्रुप को निकाल लो, कार्बोकटायन बना लो, कार्बोकटायन को रीअरेंज करो और बगल से एक H+ हटा लो, है कि नहीं? और सेट से अल्कीन। यहां पर भी कार्बोकटायन बना तो रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकटायन जहां भी रहे वहां पर फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो आप लिए हैं वो न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बोकटायन के साथ जुड़ जाएगा और SN1 प्रोडक्ट बन जाएगा। चूंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटायन के साथ जुड़ रहा है और कार्बोकटायन होता है प्लेनर, तो प्लेनर चीज पे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना या किसी भी चीज का जुड़ना, वी में गेट काइरल प्रोडक्ट्स जैसे रेसमिक मिक्सचर, डायस्टीरियोमर एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी बन सकता है। In fast step, every possible nucleophile available can get combined in a non-selective manner। बीकर में जो न्यूक्लियोफाइल है सब जुड़ेगा कार्बोकटायन के साथ, क्योंकि ये तो फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप कभी भी रेट काइनेटिक्स डिसाइड नहीं करता इन अ नॉन सेलेक्टिव मैनर। ये भी नहीं देखेंगे कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। फाइनल आंसर, फाइनल प्रोडक्ट वही होगा जो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसी का जुड़ा हुआ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। जो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसी का जुड़ा हुआ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा? रेट ऑफ SN1 RDS कहां है? यही RDS है। RDS में कौन पार्टिसिपेट किया? मात्र सबस्ट्रेट। सॉल्वेंट का तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं RDS में कोई पार्टिसिपेशन में, और यही कारण है कि ये प्रोसेस यूनि मॉलिक्यूलर। ऑर्डर क्या आएगा इस प्रोसेस का? 1। ये ऑर्डर 1 वाला सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
सबसे पहले क्या हुआ, पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बना, और यही आरडीएस है, सबसे बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रीअरेंजमेंट हुआ, याद करो ऐसे ही तो बनाए थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। पहला पीक और आखिरी पीक को छोड़कर बीच वाला जितना पीक है, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट, SN1 is independent of the nature and concentration of the nucleophile, because the role of nucleophile is involved in a fast step. मैकेनिज्म देखकर समझ में आ रहा है कि SN1 न्यूक्लियोफाइल के नेचर के इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, आरडीएस में थोड़ी उसका इस्तेमाल हो रहा है, फास्ट स्टेप में। तो फास्ट स्टेप में अगर हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर का इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन का भी इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब, अगर आप SN1 का रेट ऑफ SN1 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी द प्लॉट, द रेट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन चूंकि SN1 का रिक्वायरमेंट और SN2 का रिक्वायरमेंट सेम है, कंसंट्रेशन एक लेवल तक तो कोई फर्क नहीं लाएगा, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ ऐसे भागता है। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया कि प्रोसेस SN1 से SN2 में शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि SN2 के लिए तो चाहिए ना हाई कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? SN1 को यह मतलब नहीं है कि वीक सेल, वीक न्यूक्लियोफाइल लें कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लें, लेकिन SN2 को तो मतलब है अगर हम इस प्रोसेस में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और SN2 में अगर रिएक्शन चला गया तो SN1 कम हो जाएगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा SN1 कराने के लिए किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा? वीक। SN1 को कोई मतलब नहीं है कि वीक ले रहे हो कि स्ट्रांग ले रहे हो, SN1 तो होगा, चाहे वीक ले लो या स्ट्रांग ले लो वो होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रांग लेंगे तो साथ में SN2 भी होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि SN2 के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो अगर SN2 होगा तो SN1 क्या हो जाएगा? कम। इसलिए अगर आपको SN1 से मेजर प्रोडक्ट चाहिए, then we should use a weak nucleophile. नोट करो, weak nucleophile, weak nucleophile, weakly basic weak nucleophile, weakly basic weak nucleophile, weakly basic weak nucleophile supports SN1 major. क्यों? हम तो ओवरऑल रेट की बात कर रहे हैं। SN1 छोड़ के SN2 से मिलने लगेगा मेरे को प्रोडक्ट एक लेवल के बाद। रेट ऑफ SN1 यहां से यहां तक कोई मतलब नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद ग्राफ जो हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट बनना ज्यादा हो जाएगा। SN2 के न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से हम देखेंगे कि रिएक्शन का रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? SN2 की वजह से। और किसका ग्राफ है? नहीं, SN1 तो यहां से यहां तक। Weakly basic weak nucleophile supports SN1 maximum. Weak nucleophile supports SN1 major. For example, जितने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दे ऑल सपोर्ट SN1। ध्यान रखना, एरो साइन के ऊपर वाटर या अल्कोहल लिखा हुआ है तो हमेशा SN1 के बारे में सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन।
अमोनिया एक ऐसा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN2 शो करता है। देखो यहां पर हम अमोनिया नहीं लिखे। ऑल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अदर देन अमोनिया विल शो SN1 प्रोडक्ट। Rate of SN1 is directly proportional to the stability of the first carbocation form in RDS। यही चीज हम E1 में भी लिखाए थे। एक बात ध्यान रखना, जबकि SN1 और E1 दोनों का अगर RDS सेम है तो दोनों के होने की संभावना है, बस फर्क कौन लाएगा? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कर देंगे इस कंडीशन पे E1 चला जाएगा रिएक्शन, लो टेम्परेचर कर देंगे इस कंडीशन पे SN1 में आ जाएगा रिएक्शन। खैर, फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द RDS, इसीलिए SN1 का रेट ज्यादा कौन शो करता? बेंजाइलिक ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर हो जाएगा अब सबस्ट्रेट का। जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही SN1 का ऑर्डर है। हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। याद करो, 3 डिग्री वाले पे SN2 नहीं होता था, तो 3 डिग्री वाले पे अगर SN2 नहीं होगा तो क्या होगा? SN1 होगा। 3 डिग्री देखे तो तुरंत दिमाग में SN1 आना चाहिए, 1 डिग्री देखे तो तुरंत दिमाग में SN2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स, वेरी गुड लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स SN1। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वेरी गुड लिविंग ग्रुप पोलर सॉल्वेंट में आते ही ये नहीं देखता कि कौन सा सबस्ट्रेट को छोड़कर निकल रहे हैं, निकलेगा ही निकलेगा, अपने आप निकलता है और कार्बोकेटायन बन जाता है। तो वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज सपोर्ट SN1 मेजर। अब देखो, RCHD बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप किसमें लिए? पोलर सॉल्वेंट में। SN1 के थ्रू पहला स्टेप RDS कार्बोकेटायन का बनना, RCHD ये होता है स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन का, प्लस लिविंग ग्रुप का निकलना। कार्बोकेटायन्स आर प्लेनर और इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है ना, जो कंप्लीटली वेकेंट होता है। अब बारी आया न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने का। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी जुड़ सकता है 50% प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी जुड़ सकता है 50% प्रोबेबिलिटी। अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से जुड़ा तो क्या मिलेगा? देखो, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया, अगर नीचे से आके जुड़ा है तो ये R ऊपर चला जाएगा, H तो खैर था ही पहले से, D भी ऐसे हो गया, लेकिन ये बना 50%। अगर ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया, ऊपर से अगर न्यूक्लियोफाइल आया, अगर ऊपर से आया तो ये R आ जाएगा नीचे, ये D आ जाएगा नीचे, H भी आ जाएगा नीचे। कहने का मतलब ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। यस और नो? अब देखो, इस मॉलिक्यूल को बोर्ड पे ही रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री से, रोटेटेड बाय 180 डिग्री। कैसा दिखेगा ये? न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला गया, R इधर आ गया, H इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा। अगर हम इसको पूरा 180 डिग्री से घुमा दें, ऐसे ही दिखेगा ना ये।
तो जो 50-50% बना है वो आपस में क्या निकले? मिरर इमेज, दे आर enantiomers. 50% of the each enantiomer, this will be called as racemic mixture. So remember, SN1 leads to racemization. SN2 leads to inversion, but SN1 leads to racemization. What is racemization? 50% retention and 50% inversion. खुद देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, अगर ये मान लो शुरू वाला जो था वो R है ना, तो यहां पर तो 50-50% है ना आपस में, तो 50% R होगा तो 50% क्या होगा? S. तो बोलेंगे 50% R ही रह गया और 50% R S में चला गया. What is racemization? It is 50% retention and 50% inversion. Clear है? Is this clear? Clear? क्लियर? जितना ज्यादा पहला स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा उतना ज्यादा SN1 का रेट. समझ में आ रहा है? तो दो तरह के सवाल बनते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ SN1. तो वहां कार्बोकैटायन बना लेगा, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर आएगा. और दूसरा टाइप का सवाल आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ SN2. है ना? अगर अल्काइल सेम है, लिविंग ग्रुप अलग अलग है, तो लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर SN2 का ऑर्डर. लिविंग ग्रुप सेम है, अल्काइल का डिग्री अलग अलग है, तो जहां सबसे कम हिंड्रेंस वहां SN2 सबसे ज्यादा. और कोई कोई सबस्ट्रेट में प्लस आई लग रहा है, किसी में माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई वाले का SN2. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है. अब यहीं पे देख लो, विनाइलिक सबस्ट्रेट मतलब CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप. जनरली लिविंग ग्रुप के पास लोन पेयर होता है. अराइलिक सबस्ट्रेट, बेंजीन पे लिविंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो अराइलिक सबस्ट्रेट. और तीसरा होता है ब्रिजहेड सबस्ट्रेट. ब्रिजहेड सबस्ट्रेट मतलब ऐसा एक बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये ब्रिजहेड कार्बन और ब्रिजहेड कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है. विनाइलिक, अराइलिक एंड ब्रिजहेड सबस्ट्रेट, दे नेवर अंडरगो SN1 or SN2 reaction. Reason: they never undergo SN1 or SN2 reactions. Reason सिंपल समझ लो. पहले तो समझो कि SN2 क्यों नहीं होता है. यहां का लोन पेयर रेजोनेंस कर गया, यहां का भी लोन पेयर रेजोनेंस कर गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. ड्यू टू DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. देयरफॉर लिविंग ग्रुप डज नॉट लीव बाय द अटैक. अगर आपको लिविंग ग्रुप को निकालना है तो हीट करना पड़ेगा, और हीट किए तो सब्स्टिट्यूशन खत्म. समझ में आ रहा है? ये दोनों में तो SN2 क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू ओवरलैप, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस,
बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं। तीसरे में सर क्यों नहीं हो रहा है SN2? एट द ब्रिज हेड प्लेनैरिटी कैनॉट बी अचीव्ड। ब्रिज हेड कार्बन कभी प्लेनर होता है क्या? अरे होता प्लेनर तो यहां कार्बोकटायन भी स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड भी स्टेबल होता है। जबकि ब्रेट रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन में ना तो कार्बोकटायन और ना ही पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन कैनॉट बिकम sp2, कैनॉट बिकम प्लेनर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनैरिटी कभी आ ही नहीं सकता। देयरफॉर SN2 का ट्रांजिशन स्टेट नेवर फॉर्म्स। SN2 का ट्रांजिशन स्टेट तो प्लेनर है यार, है कि नहीं? SN2 का ट्रांजिशन स्टेट तो प्लेनर है। जिस कार्बन पे प्लेनैरिटी आ ही नहीं सकता है वहां SN2 का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही नहीं, और ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना तो SN2 नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। देयरफॉर नो SN2। और क्या कारण है कि यार SN1 नहीं होता? कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ना तो कार्बोकटायन यहां स्टेबल है, ना ही यहां स्टेबल है, और ना ही यहां स्टेबल। समझ में आ रहा है? विनाइलिक कार्बोकटायन और अराइलिक कार्बोकटायन आर हाईली अनस्टेबल, नेवर फॉर्म्स। At bridgehead carbocation never forms, therefore no SN1 also. हिंड्रेंस का SN2 में कितना रोल है ये देख। रेट ऑफ SN2, रिलेटिव रेट ऑफ SN2, CH3 CH2 Cl अगर SN2 में गया तो हम रिलेटिव रेट इसको 1 बोल रहे। एक मिथाइल हट गया, सिर्फ CH3 Cl रहा, 145 गुना ज्यादा रेट से चलता इसमें SN2। फर्क देख रहे हो? अगर इसके साथ SN2 हुआ तो SN2 का रेट आया R, एक मिथाइल हटाए, हिंड्रेंस कम किए, 145 R। समझ में आ रहा? अब देखते जाओ। CH3 CH2 CH2 बॉन्डेड टू Cl, इसका रिलेटिव रेट पाया गया 0.82। हिंड्रेंस बढ़ा है, बढ़ रहा है ना हिंड्रेंस। पहले इस कार्बन पे 0 हिंड्रेंस था, इस कार्बन पे मिथाइल का हिंड्रेंस है, इस कार्बन पे अब इथाइल का हिंड्रेंस। जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ता है वैसे वैसे SN2 का रेट घटता है। CH3 CH CH3 Cl 0.0072 खत्म। CH3 CH CH3 CH2 Cl 0.0036 और भी खत्म। CH3 CCH3 CH3 3 डिग्री वाले का सीन देख, 0.00005। रिलेटिव रेट ऑफ SN2, अरे 1 0 ज्यादा लगा, क्या फर्क पड़ता है सर? खैर
मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि हिंड्रेंस का कितना फर्क पड़ जाता है SN2। तो ध्यान रखना, SN2 ऐसे का कराएंगे, ऐसे का कराएंगे, ऐसे का कराएंगे, थोड़ा बहुत चलो इसको भी देख लेंगे, लेकिन यहां से सब खत्म कर देंगे। नियोपेंटाइल नो SN2। अब हम लोग एक एक करके रिएक्शन लेंगे, बिल्कुल लॉजिक से डिसाइड करेंगे कि उसमें SN1 चलेगा कि SN2 चलेगा, कौन से मैकेनिज्म से हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा? तो कोई रिएक्शन SN2 से मेजर देगा, कोई रिएक्शन SN1 से मेजर देगा, मतलब दोनों मिक्स अब एक साथ स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इन जनरल ये रिएक्शन जो होगा, अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज टेकन अलोंग विथ वाटर, रिमेंबर X शुड नॉट बी इक्वल टू F। फ्लोरीन का लिविंग एबिलिटी बहुत ही पुअर होता है। सीधे अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगा। ध्यान देना, whenever the nucleophile and the solvent are same, then the reaction is called solvolysis reaction। अगर हम तुमसे बोले कि वहां वाटर का क्या रोल है, सॉल्वेंट भी है, और वहां वाटर का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और तो कुछ लिए नहीं, हम तो सीधे अल्काइल हैलाइड को वाटर में ले लिए, तो वो रिएक्शन कहलाता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। वो रिएक्शन कहलाता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। अगर वाटर है तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहलिसिस रिएक्शन। समझ में आ रहा? ये न्यूक्लियोफाइल अगर है तो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक, और वीक न्यूक्लियोफाइल, और साथ में ये है पोलर प्रोटिक। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1। समझ में आ रहा? किसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, SN1 का। तो ध्यान रखना, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हमेशा SN1 रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट देगा। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हमेशा SN1 रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है? अब ध्यान दो, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, हियर X कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I, कंसिडर इट 1 डिग्री। 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड सिंपली टेकन इन वाटर, व्हाट विल हैपन? लॉजिक, पूरा लॉजिक। क्या ये वाटर इतना ताकतवर है कि जाके अटैक मार के X को बाहर निकाल देगा, SN2 कर देगा? नहीं, वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नेवर शो SN2। दूसरी बात, हैलोजेंस आर मॉडरेट लिविंग ग्रुप, हैलाइड्स आर मॉडरेट लिविंग ग्रुप। मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री का सबस्ट्रेट से अपने आप निकल जाता है सॉल्वेंट में, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए एक्सटर्नल अटैक चाहिए, तब निकलेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। अटैक करने वाला कौन? वाटर, वेरी वीक। तो ना तो ये अटैक से निकलेगा, ना ही अपने आप निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, मतलब कि 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, वेरी पुअर यील्ड। 3 डिग्री का जो सबस्ट्रेट है, जैसे मान लो हम तुमसे बोले CH3, CH3, H, CH, थोड़ा रीअरेंजमेंट भी दिखाते। खैर, CH3, Cl, 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग वाटर में लिए
तो यार ये तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप, हैलाइड्स आर ऑलवेज मॉडरेट लिविंग ग्रुप। 3 डिग्री का सबस्ट्रेट को इस पोलर सॉल्वेंट में क्या करेगा, अपने आप छोड़कर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। पहला स्टेप आरडीएस, व्हाट विल बी द आरडीएस, CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। रीअरेंजमेंट करो, अरे रीअरेंजमेंट यहां होगा ही नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है। मैंने तो ऐसा दिया है कि ऑलरेडी स्टेबल है 9H के साथ। फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आके जुड़ गया तो ये बन गया OH2 पॉजिटिव, और फिर वाटर ही आकर यहां से एक H+ निकालेगा और हमें मिलेगा अल्कोहल। बट वी विल गेट दिस अल्कोहल बाय SN1 मेजर। 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। 2 डिग्री वेरी वेरी पुअर यील्ड, 3 डिग्री वाला SN1 से हाई यील्ड ऑफ अल्कोहल देगा। Cl हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद अब तुम्हारे सामने मान लो 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ गया और वाटर के साथ अगर लिया गया है तो रिएक्शन करा देना। प्रोडक्ट मिलता है, कम मिलता है, लेकिन मिलता तो है। जो भी मिलेगा SN1 से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा SN1 से ही मिलेगा। जैसे मान लो CH3 CH CH3 CH ब्रोमीन CH3 व्हेन टेकन अलोंग विथ वाटर, 2 डिग्री वाला दिख रहा है, ठीक है, करा दो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। वाटर में पहला स्टेप क्या है, RDS, ब्रोमीन का निकलना, ब्रोमीन का निकलना और कार्बोकैटायन का बनना। 3 और 1 4 अल्फा H, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, और फाइनली वाटर जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी ऑलवेज गेट अल्कोहल। If we use alcohol as a solvent, if we use alcohol as a solvent, again 3 डिग्री वाला ही CH3C CH3 CH3 Cl, मान ले हम ले लिए CH3OH या ले लो ETOH। अल्कोहल कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 कभी नहीं करता। तो इसका भी रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले के साथ नहीं के बराबर। ये भी रिएक्शन किसके साथ करेगा, 3 डिग्री वाले के साथ। कैसा प्रोसेस, SN1 सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन को रीअरेंज करेंगे और उसके बाद CH3OH को न्यूक्लियोफाइल की तरह जोड़ देंगे। और यहां से एक H+ निकल जाएगा, H+ निकलेगा तो क्या फाइनल प्रोडक्ट मिला, CH3C CH3 CH3O CH3। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे अल्कोहलिसिस। So whenever the solvent nucleophile is water, then it will be called as hydrolysis। और जब भी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो अल्कोहलिसिस कहलाएगा। इन जनरल सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कहलाता है। जब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल एक ही हो तो सॉल्वोलिसिस, एंड सॉल्वोलिसिस इज ऑलवेज SN1। वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा प्रोडक्ट, और अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो इथर मिलेगा प्रोडक्ट, OCH3 इथर। देखो एक बात याद रखना, alkyl halide does not dissolve in water
या बहुत कम डिसॉल्व करता है अल्काइल हैलाइड? देखो, जब तक डिसॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन हमेशा सॉल्यूशन स्टेट में होता है। डिसॉल्व करना जरूरी है सबस्ट्रेट को, रिएजेंट को, सब मिक्स हुआ तब जाकर रिएक्शन होता है। अल्काइल हैलाइड प्योर वाटर में नेग्लिजिबली डिसॉल्व करता है, प्रेसिपिटेट रहता है। तो जनरली वी यूज वाटर प्लस एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। इसमें अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व कर जाता है। थोड़ा सा अल्कोहल मिला दो पानी में तो अल्कोहलिक वाटर में अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व कर जाता है। अगर वाटर ज्यादा है, अल्कोहल कम, तो ये पहला वाला रिएक्शन, वाटर जुड़ेगा, अल्कोहल देगा। अगर अल्कोहल ज्यादा है, वाटर कम, तो वो ईथर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अल्कोहलिक वाटर में अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व कर जाता है। अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व्स इन alcoholic water. Rate of SN1 directly proportional to the polar nature of solvent. सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा रेट पाया जाएगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में आयनाइज जल्दी होता है, जल्दी कार्बोकैटायन मिला माने रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा पोलर है? वाटर ज्यादा पोलर है। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ SN1 80% वाटर प्लस 20% अल्कोहल। रेट ऑफ SN1 in 80% अल्कोहल एंड 20% वाटर। कहां रेट ज्यादा पाया जाएगा, कहां रेट कम? सिंस वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल, जहां वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होगा वहां पर SN1 का रेट ज्यादा होगा। जहां 80% वाटर है वहां पर रेट ज्यादा, जहां 80% अल्कोहल है वहां पर रेट कम। यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्कोहल। यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ईथर। समझ में आ रहा? इन जनरल अल्कोहल का बनना ईथर के बनने से फास्टर रहता है। So this was all about solvolysis reaction, which always happens by SN1 reaction of alkyl halide by aqueous KOH। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH। देखो, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दो अलग अलग चीज है। यहां KOH पानी में डिसॉल्व्ड है, एल्कोहलिक KOH में सॉलिड KOH एल्कोहल में डिसॉल्व किया जाएगा। तो वाटर और अल्कोहल दो अलग अलग चीज है। एक्वस KOH, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH। अगेन, halogen should not be equal to fluorine. Alkyl halide X can be Cl, Br, I, and let this is 1 degree taken along with aqueous KOH। तो हम लोग थोड़ा सा कंडीशन को एनालाइज करेंगे। अब यहां पे OH माइनस के साथ वाटर भी है। एक्वस KOH मतलब OH माइनस के साथ वाटर। अब OH माइनस ज्यादा स्ट्रांग है कि वाटर ज्यादा स्ट्रांग है? OH माइनस ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। तो इस केस में वाटर बिल्कुल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
सीधे अटैक मारना चालू। स्ट्रांग मतलब क्या? अटैक मारना चालू। ये अलग बात है कि यहां हिंड्रेंस से नहीं हो पा रहा, लेकिन छोड़ेगा थोड़ी। स्ट्रांग का तो नेचर ही है कि वो सीधे अटैक मार रहा है, वेट नहीं करेगा। कैसा सबस्ट्रेट? 1 डिग्री। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री, मॉडरेट लिविंग ग्रुप, जिसको अटैक चाहिए तब निकलता है। और अटैक करने वाला अब ताकतवर हो गया। पहले तो अटैक करने वाला वाटर था, लिख दिए थे नो रिएक्शन, लेकिन ये OH- तो स्ट्रांग है, अटैक मार के X को बाहर निकालेगा। कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिएक्शन? SN1 की SN2? SN2। रिमेंबर, SN2 से OH- आकर अटैक करके X को बाहर निकाल देगा और हमें मिलेगा OH प्लस X-। यहां भी अल्कोहल मिला, लेकिन हम लोग को कैसे मिल रहा है? SN2 से। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? वेरी गुड, क्लियर। अगर वही अल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री का हो जाए, व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, ओके, 2 डिग्री पे भी करा ही देंगे, SN2 ही करा देंगे। ROH मिला प्लस KX, SN2 से ही अल्कोहल मिलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री SN2। लेकिन मान लो हम लेते CH3CCH3CH3Cl, 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट लेते और इसको ट्रीट करते एक्वस KOH के साथ। ताकत ज्यादा है, पहुंचा जरूर यहां पर, यहां पहुंच गया, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है, यहां तक टच नहीं कर पा रहा। 3 डिग्री में SN2 तो किसी हालत में नहीं कराना। मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री, वाटर मिलते ही अपने आप निकल गया। निकल गया तो क्या बना? निकल गया तो क्या बना? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बनने के बाद OH- आके जुड़ जाएगा। यहां पर भी अल्कोहल मिला, लेकिन कौन से मैकेनिज्म से? SN1 से। SN1 से अल्कोहल मेजर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री पे SN2, लेकिन 3 डिग्री पे SN1। हाँ, SN1 भी होगा ना, लेकिन SN2 ही मेजर बनेगा। ROH SN2 से जो बना वो मेजर बना, और ROH SN1 से भी बनेगा, लेकिन वो माइनर बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री के कार्बोकटायन बहुत कम स्टेबल होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना डिफिकल्ट रहता है। कार्बोकटायन भी तो बनना है यार। और ऐसे सोचो कि 2 डिग्री वाले के सबस्ट्रेट को छोड़कर निकलेगा क्या मॉडरेट लिविंग ग्रुप? टेंडेंसी कम है, निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। 3 डिग्री वाले में तो अपने आप निकल जाएगा। तो एक्वस KOH के लिए आप क्या याद रखोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड SN2 से अल्कोहल मेजर देता है, लेकिन 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड SN1 से हम लोग को अल्कोहल मेजर देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? pH CH3EtCl, when treated with water, it is optically active. Then what will be the product? CH3HDCl, when treated with aqueous KOH, what will be the product? This is also optically active.
क्या मिलेगा पहले वाले में आंसर? सीधा वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, कितना डिग्री का सबस्ट्रेट? 3 डिग्री तो है, साथ में बेंजाइलिक भी है। कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल, वाटर के साथ रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म? SN1 की SN2, SN1 की SN2, SN1, Cl हटाएंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे। क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब इस पे वाटर आके 2 तरीके से अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट PHET CH3OH प्लस इसका इमेज PHET OH CH3, रेसमिक मिक्सचर प्लस माइनस। SN1 will lead to racemization. SN1 will lead to racemization. एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल था और उसका रेसमिक मिक्सचर बना। अगले में कितना डिग्री का सबस्ट्रेट है? कितना डिग्री का सबस्ट्रेट है? 2 डिग्री दिख रहा है रे। कितना डिग्री का सबस्ट्रेट? 1 डिग्री। क्या लिया गया साथ में? एक्वस OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, स्ट्रॉन्ग के भी स्ट्रॉन्ग, SN1 की SN2, SN2, OH माइनस सीधे आके कार्बन पर अटैक करेगा, Cl निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इन्वर्शन, H को इधर कर दिए, OH को इधर जोड़े, ध्यान दो। इन्वर्शन कैसे कराना है? जो फॉर्म दे रखा है उसका मिरर इमेज बना लो, लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। न्यूक्लियोफाइल को हटा के, सॉरी लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। इसे बोलेंगे 100% इन्वर्जन, वॉल्डर इन्वर्जन। समझ में आ रहा है? ये भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सेम। समझ में आ रहा है? तो SN2 वाले में हम लोग 100% इन्वर्जन कराएंगे, जहां SN1 चल रहा है वहां पर हम लोग रेसिमाइजेशन कराएंगे। दोनों रिएक्शन में अंतर को समझो। यहां पर कौन सा रिएक्शन? SN1 की SN2, SN1 की SN2, ऑब्वियसली SN1, 3 डिग्री सबस्ट्रेट अलॉन्ग विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर का रिंग में चेंज हो गया, कार्बोकेटायन यहां पहुंच गया, फिर मिथाइल का शिफ्ट, मिथाइल का शिफ्ट हुआ तो कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे आया, फिर वाटर आके जुड़ेगा। आंसर इज हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट? कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे इस SN1 के रिएक्शन में? सीधा यार, 1 कारल 2 कारल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट? 4 टू द पावर 2। अगले में बताओ, मेजर किससे मिलेगा? SN1 से मिलेगा कि SN2 से? मेजर किससे मिलेगा? SN1 से कि SN2 से? OH माइनस विथ 2 डिग्री सबस्ट्रेट, SN2, Cl हटाओ, OH को जोड़ दो। चेयर फॉर्म, 2 डिग्री का सबस्ट्रेट, चेयर फॉर्म, SN1 की SN2। अबे अल्टीमेट आदमी, ऊपर SN2 बोला तो नीचे में क्या दिक्कत है? चेयर फॉर्म में दे दिए, SN1 की SN2, SN1 और SN2, SN2, SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। लिविंग ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पे है तो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल पे आएगा, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। फिशर में इन्वर्जन, मिरर इमेज लेकर लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना। चेयर फॉर्म में इन्वर्जन, जहां लिविंग ग्रुप लगा है, अगर एक्सियल पे लगा है तो इक्वेटोरियल पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना, या अगर इक्वेटोरियल पे लगा है तो एक्सियल पे हम लोग जोड़ देंगे न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? चलो ऐसा एग्जांपल हम लोग अगले क्लास में और करें।